कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री का, क्लास 10th का, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो हमारा जो पहला जो टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। द प्री मॉडर्न वर्ल्ड में हम देखेंगे मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। जो ग्लोबल वर्ल्ड था उसकी अपनी एक लॉन्ग हिस्ट्री रही। लॉन्ग हिस्ट्री कैसे? जैसे ट्रेड पर्पज़ से, माइग्रेशन पर्पज़ से, जो पीपल इन सर्च ऑफ वर्क, वो अपने काम के पर्पज़ से एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। द मूवमेंट ऑफ कैपिटल, लोग इन्वेस्ट किया करते थे और दूसरे भी रीज़न हुआ करते थे। लेकिन एंशियंट टाइम में अगर देखा जाए तो जो ट्रैवलर हुआ करते थे वो ट्रेड किया करते थे, ट्रैवलर्स ट्रैवल किया करते थे, ट्रेडर्स ट्रेड किया करते थे, प्रीस्ट हुआ करते थे और पिलग्रिम्स ट्रैवल किया जाता था। पिलग्रिम्स ट्रैवल मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर होली पर्पस। बेसिकली होली प्लेसेस पर ट्रैवल किया जाता था। किसके लिए? नॉलेज, अपॉर्चुनिटी और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए। लेकिन जब ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव किया करते थे तो लाते क्या थे? ये कैरी करते थे अपने साथ गुड्स, मनी, वैल्यू, स्किल, आइडियाज़ एंड जर्म्स एंड डिजीजेस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये गुड्स, मनी, वैल्यू, स्किल, आइडिया, इन चीज़ों को लाया तो करते थे, लेकिन इनके साथ जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे तो वहाँ पर इनके साथ जर्म्स और डिसीजेस स्प्रेड हुआ करती थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर हमारे नेक्स्ट आता है सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड, कि सिल्क रूट किस तरह से क्या करेगा? वर्ल्ड को इंटरकनेक्ट या फिर लिंक करेगा। इसमें देखा जाता है इसका नाम जो सिल्क रूट था वो हुआ क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो ट्रेड किया जाता था इससे चाइनीज सिल्क का किया जाता था और चाइनीज सिल्क की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? सिल्क रूट। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे लैंड और सी रूट भी डिस्कवर हो चुके थे। ये लिंक किया करता था एशिया विद यूरोप एंड नॉर्दर्न अफ्रीका को। लेकिन इससे सिर्फ सिल्क ही नहीं, बाकी चीज़ों को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता था, जैसे चाइनीज पॉटरी। इसके अलावा टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस को भी। लेकिन टेक्सटाइल जो स्पाइसेस थे ये कहाँ से? ये जाते थे इंडिया से और साउथ ईस्ट एशिया से। लेकिन जब ये चीज़ों को यहाँ से भेजा करते थे इंडिया के लोग, तो उसके बदले में इन्हें वहाँ से रिटर्न में क्या मिलता था? गोल्ड, सिल्वर। ये कहाँ से मिल रहा है इन्हें? यूरोप। यूरोप वाले कहाँ भेजा करते थे? एशिया में, ट्रेड के पर्पज़ से। जब करोगे तो उस टाइम में बार्टर सिस्टम यूज़ किया जाता था। अगर कोई गुड्स एक्सचेंज होती थी तो यहाँ से इंडिया के लोग टेक्सटाइल और स्पाइसेस देते थे, उनके बदले में उनको गोल्ड और सिल्वर मिलता था। ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज होने लगे। ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज होने लगे तो उससे आइडियाज़ एक्सचेंज होने लगे थे, जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे जैसे कि कल्चर एक्सचेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ पे? क्रिश्चियन जो मिशनरीज थे वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करने लगे। उसके अलावा मुस्लिम जो प्रीचर्स थे वो भी अपने रिलीजन को स्प्रेड करने लगे। इसी के थ्रू जो बुद्धिज्म था वो स्प्रेड हुआ सेवरल डायरेक्शंस के अंदर विद द हेल्प ऑफ सिल्क रूट। तो सिल्क रूट की वजह से वो बाकी डायरेक्शन के अंदर क्या होता है? स्प्रेड हुआ। जब बाकी डायरेक्शन के अंदर स्प्रेड हुआ तो अब इससे अब नई चीज़ें देखने को मिली। ये जो नई चीज़ें थी क्या? बेसिकली अब यहाँ पे जब ये लोग ट्रैवल करे तो इनके साथ फूड भी ट्रैवल करा। जब फूड ट्रैवल करता है यहाँ पर तो पता चलता है अब यहाँ पर एक नई डिश आई जिसको कहा गया स्पेगेटी। इसकी अगर बात करें, इसके अलावा पोटैटो, इन दोनों की बात करेंगे। फूड क्या था? एक पार्ट था किसका? लॉन्ग डिस्टेंस कल्चर का, कि बेसिकली जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड किया जाता तो उससे कल्चर भी क्या होते थे? एक्सचेंज हुआ करते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम पे कुछ ऐसे फूड हुआ करते थे जो इजीली रेडी हुआ जाया करते थे। जैसे आज हमारे यहाँ पर होता है कि मैगी 2 मिनट में बन जाती है, सेम ही इसी तरह से यहाँ पे भी क्या होते थे? इनको जल्दी से रेडी किया जा सकता था। लेकिन ये भी क्या थे? अलग अलग कल्चर का पार्ट थे। जैसे स्पेगेटी की अगर बात करें तो ये क्या थे? एक टाइप के नूडल। ये ट्रैवल करे कहाँ पे? चाइना से थे ये चाइना के, लेकिन ये वेस्ट की तरफ ट्रैवल करे। और जब वेस्ट की तरफ ये ट्रैवल करे तो वहाँ पे जाकर इनको क्या नाम दे दिया गया? स्पेगेटी। इसके अलावा अरब जो ट्रेडर्स थे उन्होंने पास्ता कहाँ से उन्होंने कैरी किया? उन्होंने करा सिसिली। सिसिली क्या है? एक आइलैंड है किसका? इटली का। तो इटली से जो अरेबियन जो ट्रेडर्स थे, जो अरब के जो ट्रेडर्स थे, उन्हें क्या मिला? पास्ता मिला। इसी के चलते हुए मैनी कॉमन फूड सच एज पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट्स, मेज, टमाटोज, चिलीज, स्वीट पोटैटो एक्सेट्रा, ये सभी के बारे में जो एंसेस्टर्स टाइम पर थे तो वो हमारे एंसेस्टर जानते भी नहीं थे।
लेकिन कोइंसिडेंटली होता क्या है, क्रिस्टोफर कोलंबस एक्सीडेंटली डिस्कवर करते हैं एक कॉन्टिनेंट को, जो बाद में जाकर अमेरिका के नाम से फेमस हुआ। मैनी ऑफ आर कॉमन फूड्स, कुछ ऐसे कॉमन फूड्स थे जो कहाँ से आए, अमेरिका से ओरिजिनली आए। ठीक है, इसके अलावा अमेरिका से ओरिजिनली वो फूड देखने को मिले। इसके अलावा हम देखते हैं कॉन्क्वेस्ट की बात करेंगे, डिसीजेस की बात करेंगे और ट्रेड की बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं यूरोपियन जो सेलर्स हुआ करते थे, उन्होंने अब सी रूट डिस्कवर कर लिया था। सी रूट डिस्कवर कर लिए, पहला यूरोप टू एशिया था और दूसरा यूरोप टू अमेरिका। इसी के चलते हुए इंडियन ओशन एक क्या माना जाता था, हैड नॉन ग्रेट इन टर्म ऑफ ट्रेड, कि उसको बहुत ज़्यादा ग्रेट माना जाता था ट्रेड के पर्पज से, विद गुड्स, पीपल, नॉलेज एंड कस्टम्स। ये क्या किया जाते थे, एक्सचेंज होते थे। द एंट्री ऑफ द यूरोपियंस, जब यूरोपियंस की एंट्री होती है उससे हेल्प होता है क्या, एक्सपेंड एंड फ्लो टूवर्ड्स यूरोप। बिफोर अमेरिकन डिस्कवरी से पहले अमेरिकन हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम रेगुलर कॉन्टैक्ट। तो बेसिकली अमेरिका के बारे में कोई जानता भी नहीं था। लेकिन 16वीं सेंचुरी के अंदर जो वास्ट लैंड जो एक डिस्कवर किया गया था, वहाँ पर हमने देखा अबेंडेंट क्रॉप्स, मतलब वहाँ पे इतनी ज़्यादा क्रॉप की भरमार थी, मिनरल्स देखने को मिले, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्म देखने को मिला ट्रेड एंड एवरीवेयर। तो हर किसी की लाइफ में और ट्रेड में क्या हो गया, चेंजेस आए। क्यों, क्योंकि अभी तक ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास एक वास्ट लैंड था जिसमें क्रॉप और मिनरल्स भरपूर मात्रा में थे। लेकिन प्रीशियस मेटल जैसे सिल्वर लोकेटेड इन प्रेजेंट डे, ये कहाँ पे मिलती थी उस टाइम पर, पेरू और मैक्सिको में। इसके अलावा एनहेंस करा इसने वेल्थ एंड फाइनेंस ट्रेड विद एशिया, कि एशिया के साथ जो ट्रेड किया जाता था उसको इसने क्या करा, फाइनेंशियली स्ट्रांग किया। अब जब ट्रेड स्ट्रांग होगा, अब ट्रेड के स्ट्रांग होने की वजह से यहाँ पे अब धीरे धीरे लोगों की क्या थी, अब एक्सपेडिशंस थी। अब उन्होंने ये क्या था, जो उनकी एक्सपेडिशंस देखने को मिलती थी उन्होंने सेट कर लिया, वो क्या करने लगे, सर्च ऑफ एल्डोराडो। एल्डोराडो एक बेसिकली सिटी थी, तो माना जाता था वहाँ पे गोल्ड की क्या है, भरपूर मात्रा है, जिसके चलते हुए हर कोई वो एल्डोराडो को ही क्या कर रहा था, डिस्कवर या वहाँ पे जाना चाहता था। लेकिन जब पता चला कि डिस्कवरी हो रही है, अब वाटर डिस्कवर हो चुका है, तो अब बाकी लोग क्यों पीछे रहे, इसमें पोर्तुगीज और स्पेनिश लोग भी अब क्या आ जाते हैं, पार्टिसिपेट करने आ जाते हैं। कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका बाय मिड 16th सेंचुरी हो जाता है। इसी के चलते यूरोपियन जो कॉन्क्वेस्ट वाज नॉट जस्ट अ रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फायर पावर। तो बेसिकली ये नहीं था कि यूरोप इस चीज़ को जीत रहे थे, क्यों जीत रहे थे, क्योंकि उनके पास मिलिट्री पावर थी, स्ट्रांग थे, बल्कि उसका एक कारण ये भी था कि स्मॉल पॉक्स, कि अमेरिका के अंदर वो इसलिए जीत पाए क्योंकि वहाँ पे क्या था, स्मॉल पॉक्स स्प्रेड हुआ। जब स्मॉल पॉक्स दे कैरिड ऑन देयर पर्सन, तो जब यूरोपियंस अमेरिका गए, तो अमेरिका जब गए तो उनके साथ क्या पहुँच गया, स्मॉल पॉक्स पहुँच गया। जब स्मॉल पॉक्स वहाँ पे पहुँच गया तो अमेरिकन हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट डिसीजेज दैट केम फ्रॉम यूरोप, कि जो यूरोप के लोग थे उनसे जो लड़ने की अगर बात करें, जो यूरोपियन लोग थे, अब उनके अंदर लड़ने की जो इम्यूनिटी पावर थी वो तो थी, लेकिन अमेरिकन के लोगों के पास नहीं थी। इसी के चलते हुए इट किल्ड होल कम्युनिटी। कभी कभी तो इन्होंने क्या कर दिया, पूरी पूरी कम्युनिटी खत्म हो गई। जब पूरी कम्युनिटी खत्म हो गई तो अब पेविंग द वे ऑफ कॉन्क्वेस्ट, तो जिसकी वजह से इनकी जीत का एक रास्ता क्या हो गया, तैयार हो गया। इसी के चलते हुए 19th सेंचुरी के अंदर पोवर्टी एंड हंगर ये क्या थी, कॉमन देखने को मिलती थी, कहाँ पर, यूरोप में। अब जब ये कॉमन थी वहाँ पे हंगर, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, कॉमन प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। इसी के चलते हुए बाय द 18th सेंचुरी यहाँ पे अब स्लेव क्या किए जाते थे, कैप्चर किए जाने लगे। स्लेव क्यों कैप्चर किए जा रहे हैं और ये कहाँ से किए जा रहे हैं, अफ्रीका से। रीज़न क्या था इनको कैप्चर करने का, ताकि इनको कॉटन एंड शुगर इंडस्ट्री या शुगर फील्ड वाले एरिया में इनको भेजा जाए और इनको एज अ लेबर इनसे काम करवाया जाए। इसी के चलते हुए द 18th सेंचुरी के अंदर चाइना एंड इंडिया ये क्या थे, वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्री में काउंट किए जाते थे। लेकिन यहाँ पर 15th सेंचुरी के अंदर चाइना रिस्ट्रिक्ट कर देता है अपने रोल को और अमेरिकन क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं अब चाइना टू वेस्टवर्ड।
पहले हर कोई चाइना पर डिपेंड था, अब वो चाइना से मूव करके कहाँ चले गए, वेस्टवर्ड की तरफ। यूरोप क्या होता है, नाउ एमर्ज एज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। तो वर्ल्ड ट्रेड का अब यूरोप क्या बन गया, सेंटर। पहले चाइना था, चाइना ने अपने आप को कट ऑफ कर लिया 15 सेंचुरी के अंदर, जिसकी वजह से अब ये धीरे धीरे शिफ्ट हो गया कहाँ पर, ये चाइना से यूरोप। फिर नेक्स्ट आता हमारा द 19th सेंचुरी। अभी 19th सेंचुरी में क्या हुआ, 19th सेंचुरी में द वर्ल्ड चेंज इन द 19th सेंचुरी। किस किस वे में, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकली, ये क्या थे, कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वर्ल्ड इसमें चेंजेस देखने को मिले। जो इकोनॉमिक्स है वो आइडेंटिफाई करते हैं 3 टाइप ऑफ मूवमेंट, मतलब बेसिकली फ्लो। पहला क्या था, फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ लेबर, फ्लो ऑफ कैपिटल। जब ट्रेड होगा तो कैपिटल और लेबर की भी ज़रूरत होगी। तो बेसिकली ये तीनों ही बताए गए, ये क्लोजली इंटरवॉन देखने को मिलते थे, ये एक दूसरे से कनेक्ट थे। लेकिन कभी कभी पता चलता था इंटर कनेक्शन कुड समटाइम बी ब्रोकन। तो कभी कभी ये जो इनका इंटर कनेक्शन हुआ करता था ये टूट भी जाया करता था। अभी आप देखेंगे अ वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप। अब इसके अंदर था क्या, चेंजिंग पैटर्न देखने को मिलता था। बेसिकली यहाँ पर अब स्टार्ट चेंजिंग पैटर्न देखने को मिला। स्टार्ट कर दिया लोगों ने क्या, अपना पैटर्न चेंज कर दिया, जैसे कि फूड प्रोडक्शन का और कंजम्पशन इन द इंडस्ट्रियल यूरोप। 19th सेंचुरी के अंदर ब्रिटेन सेल्फ सफिशिएंट था। अब जब सेल्फ सफिशिएंसी होगी किसी कंट्री के अंदर, वो किसी और पर डिपेंड नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव। नेगेटिव क्या था कि उनके ऊपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा था उनका, और लोअर लिविंग स्टैंडर्ड देखने को मिला। और जब लोअर लिविंग स्टैंडर्ड था तो लोगों के बीच में आपस में क्या होते थे, कॉन्फ्लिक्ट, मतलब सोशल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले। अब हुआ क्या, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। जब कहीं पर भी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, जो कि यूरोप में हुई, तो डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स, तो फूड ग्रेन्स की डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब धीरे धीरे अर्बन सेंटर एक्सपेंड होने लगे। अब यहाँ पे अर्बन सेंटर धीरे धीरे एक्सपेंड जब होने लगे तो उससे इंडस्ट्रीज ग्रो हुई। जब इंडस्ट्रीज ग्रो होंगी तो भैया डिमांड बढ़ेगी किसकी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की। जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी तो पुश किया गया फूड ग्रेन्स के प्राइस को, कि यहाँ पे कि धीरे धीरे जो फूड ग्रेन्स के जो प्राइस थे अब वो चेंज होने लगे, जिसकी वजह से प्रेशर फ्रॉम लैंडेड ग्रुप। अब लैंडेड ग्रुप क्या कर रहे थे, बेसिकली जब अर्बन सेंटर आए तो इंडस्ट्रीज बढ़ी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की जब डिमांड बढ़ी तो डिमांड बढ़ने से फूड के जो प्राइस थे अब वो ज़्यादा होने लगे। अब जब प्राइस ज़्यादा होने लगे तो ये लोग बाहर से इंपोर्ट कराने लगे, ठीक है। अब प्रेशर बढ़ने लगा लैंडेड ग्रुप पे। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जो बाहर से भी ये जो मंगवा रहे थे कॉर्न को, वो मना कर दिया और कह दिया कि इंपोर्ट जो करवाओगे आप कॉर्न, तो उस पर क्या लगा दी गई, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। अब जब कॉर्न पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएंगी तो इसका मतलब क्या होगा कि कॉर्न पर तो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, और लगाने के बाद इसी को नाम दिया गया कॉर्न लॉ। तो ध्यान रखना कॉर्न लॉ था क्या, कि गवर्नमेंट ने जो कॉर्न के इंपोर्ट पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी उसी को आगे चलकर कहा गया था कॉर्न लॉ। ये लगाया क्यों था, क्योंकि जो लैंडेड ग्रुप्स थे, लैंडेड ग्रुप्स मतलब बड़े बड़े जो लैंड ओनर हुआ करते थे, उनके प्रेशर में आकर गवर्नमेंट ने ये कॉर्न लॉ इम्पोज किया। लेकिन पता चलता है जब कॉर्न लॉ आ गया तो उससे हम इंपोर्ट तो कराएंगे नहीं, और जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, जो हमारे घर में जो उग रहा है, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता था विद हाई फूड प्राइस। अब हाई फूड प्राइस होगा तो जिससे नुकसान किसका होगा, इंडस्ट्रीज का। तो इंडस्ट्रीज ने इसको क्या करा, एबॉलिशन के लिए डिमांड किया, और बाद में जाके कॉर्न लॉ को हटा भी दिया। लेकिन इंपोर्टेड फूड मोर चीपली देन द प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। तो हमारी कंट्री, बेसिकली जो कंट्री के अंदर प्रोड्यूस किया जा रहा है, उससे बहुत ज़्यादा सस्ता होता था जो बाहर से मंगवाया जाता था। ब्रिटिश एग्रीकल्चर वॉज अनेबल टू कम्पीट विद इम्पोर्ट। तो मतलब जो भी बाहर से सामान मंगवाया जा रहा था उसके लिए कंपटीशन नहीं कर पा रहा था। कौन नहीं कर पा रहा था कंपटीशन, ब्रिटिश एग्रीकल्चर। जिसकी वजह से जो लैंड था अब लोगों ने क्या कर दिया, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, उन्होंने खाली ही छोड़ दिया करते थे। थाउजेंड ऑफ मैन एंड वीमेन वर थ्रोन आउट ऑफ वर्क। तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग क्या करें, मैन एंड वीमेन को अपने, फिर दे चेंज देयर सिटीज और माइग्रेट ओवरसीज।
तो वो क्या करने लगे, अपना शहर बदलने लगे और शहर बदलकर वो माइग्रेट करने लगे कहाँ पर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री। जब ऐसा हुआ तो ऐसा होने के बाद यहाँ पर मिड 19th सेंचुरी के अंदर अब इंडस्ट्रीज ग्रोथ हुई। इंडस्ट्रीज ग्रोथ कहाँ पे हो रही है, ब्रिटेन में। अब ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रीज ग्रोथ होंगी तो ऑब्वियस बात है इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी तो मोर फूड इंपोर्ट कराया जाएगा, जिसके चलते हुए लैंड क्लियर कर दिया गया एंड स्टार्ट फूड प्रोडक्शन इन। अब जिसकी वजह से लैंड को यहाँ पे क्लियर कर दिया जाता है। अब जब लैंड को यहाँ पे क्लियर कर दिया गया, मतलब साफ कर दिया गया, और स्टार्ट फूड प्रोडक्शन, वहाँ पे खेती करना शुरू कर दिया गया। ये किन किन जगहों की बात की जा रही है, ये बात की जा रही है आपकी ईस्टर्न यूरोप की, रशिया की, अमेरिका की और ऑस्ट्रेलिया की। अगर हम इसकी बात करें तो इट वॉज नॉट ओनली टू क्लियर लैंड, ये सिर्फ क्लियर लैंड करना ही काफ़ी नहीं था कि एग्रीकल्चर लैंड क्लियर कर दो और एग्रीकल्चर कर लो और डेवलपमेंट हो जाएगा, नहीं, बल्कि रेलवेज वर नीडेड टू लिंक द एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से रेलवे को भी क्या करा गया, एग्रीकल्चर लैंड को पोर्ट सिटीज से कनेक्ट किया गया। पीपल हैड टू सेटल एंड बिल्डिंग होम, तो जिसकी वजह से अब धीरे धीरे लोग यहाँ पे सेटल भी होने लगे, उन्होंने अपने घर भी बनाना चालू कर दिए। अब कैपिटल फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल सेंटर सच एस लंदन, कि जो पैसा था वो कहाँ से आता था, लंदन से आता था। जैसे इन 19th सेंचुरी के अंदर 50 मिलियन एमिग्रेंट्स आए यूरोप से, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। पूरे वर्ल्ड से 150 मिलियन जो लोग थे अब वो वन कंट्री टू अनदर कंट्री मूव कर रहे थे। लेकिन हो क्या रहा था, हैव लेफ्ट देयर होम्स, वो अपने घर छोड़ रहे थे और क्रॉस कर रहे थे ओशन फॉर इन सर्च ऑफ अ बेटर फ्यूचर, कि अपने बेटर फ्यूचर के लिए वो क्या कर रहे थे, अपनी नई जॉब को सर्च कर रहे थे। बाय 1890s, अब 1890s में एग्रीकल्चर इकोनॉमी क्या थी, अब उसने शेप लेना चालू कर दिया। पहली शेप क्या करी उन्होंने, कॉम्प्लेक्स चेंजेस, उन्होंने कुछ चेंजेस करे, जैसे कि लेबर फ्लॉज पैटर्न के अंदर, कैपिटल फ्लॉज, इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी, इनके अंदर क्या कर दिया उन्होंने, थोड़े चेंजेस लाए। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बाय द रेलवे, अब रेलवे के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता था, बाय शिप के थ्रू भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जब ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो इंक्रीज होगा पेड वर्कर्स जो कि सर्दर्न यूरोप, एशिया और अफ्रीका और कैरिबियन आइलैंड की तरफ थे, और इन जगहों से भी इनको हायर किया जाता था। ब्रिटिश इंडिया की अगर बात करें तो अब यहाँ पे एक इंडिया का केस आता है। ब्रिटिश इंडिया क्या करती है, अब यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ डेवलप करती है। ये कहाँ की बात हो रही है, पंजाब की। कहाँ की बात हो रही है, पंजाब की। तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए वो कैनाल्स बनवाती है। कहाँ पर, जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी है वहाँ से लेकर जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, बेसिकली सेमिड डेजर्ट एरियाज़ के अंदर। जब ये आती है तो इसने क्या कर दिया, कैनाल्स का वेब बिछा दिया। और जब कैनाल्स का इन्होंने वेब बिछा देते हैं तो वेब बिछाने के लिए अब वेब जब इन्होंने बिछाया यहाँ पर एग्रीकल्चर, ठीक है, जो लैंड था वो भी कॉल्ड, इस पूरे जो सिटीज़ होती थी इनको एरिया को क्या कह दिया गया, द कैनाल कॉलोनीज़ कहा गया। क्या कहा गया, द कैनाल कॉलोनीज़ का नाम दे दिया गया। जब कैनाल कॉलोनीज़ का नाम जब आ ही गया है तो फिर हमने नेक्स्ट देखा इसके अंदर रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी था क्या कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस किए जाने लगे, और ये जो इन्वेंशंस हो रहे थे उस टाइम पर उनके बिना आज हम इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम पर फास्टर रेलवे आई और लार्जर शिप्स देखने को मिली, और इन्होंने फूड के जो डिस्टेंस था उसको भी एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचाना शुरू कर दिया, और जो प्राइस हुआ करता था वो भी अब इतना ज़्यादा नहीं रहा, जिसके चलते 1870s के टाइम पर एनिमल्स को क्या करा जाता है, शिप किया जाता था अमेरिका टू यूरोप, जिसकी वजह से अब जो एनिमल्स थे वो बहुत ज़्यादा स्पेस लिया करते थे। कई सारे एनिमल्स तो क्या होते थे, ये जो ओशनिक जो ट्रैवल हुआ करता था उसके दौरान ये बीमार पड़ जाते थे या कुछ मर जाते थे, कुछ तो इतने ज़्यादा कमज़ोर हो जाया करते थे कि वो अनफिट टू ईट, मतलब खाने योग्य भी नहीं रहते थे। डेवलपमेंट हुआ, नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हुई। उन टेक्नोलॉजी में एक ही टेक्नोलॉजी थी क्या, रेफ्रिजरेटर शिप, जिसकी वजह से अब ट्रांसपोर्ट किया जाने लगा फ्रोजन मीट और रिड्यूस हो गया शिपिंग कॉस्ट, क्योंकि अब मीट ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एनिमल को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा रहा, तो वेट कम है तो कॉस्ट भी क्या होगी, कम आएगी, जिसके चलते पुअर इन यूरोप नाउ कंज्यूम
जो डाइट, मतलब वेरिड डाइट का बेसिकली मतलब क्या था, पहले वो सिर्फ क्या खाते थे, ब्रेड एंड पोटैटो, लेकिन अब उन्होंने अपनी डाइट के अंदर मीट भी ऐड कर लिया और प्रमोट करा बेटर लिविंग कंडीशंस को, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन क्या होने लगी, इम्प्रोवाइज होने लगा। लेकिन लेट 19 सेंचुरीज के अंदर जो कॉलोनाइज्म था, जिसकी वजह से ट्रेड अब धीरे धीरे बढ़ने लगा, मार्केट एक्सपेंड होने लगी इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब एक्सपेंशन होता है ट्रेड का, रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, और वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ क्या करती है, कनेक्ट होती है, तो ज़रूरी नहीं कि इसका हमेशा पॉजिटिव मीनिंग ही होगा, कभी कभी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ करता था। जैसे मीन आ लॉस ऑफ फ्रीडम एंड लाइवलीहुड, कि बहुत सारे लोग क्या करते थे, अपनी फ्रीडम ही खो दिया करते थे। जैसे आप जानते हो कि एक टाइम आया जिसमें दूसरी कंट्रीज़ को क्या बनाया जाता, कॉलोनी, और इसी के चलते हुए बहुत सारी कंट्रीज़ क्या हो गई, अपनी जो अथॉरिटी थी, अपने जो राइट्स थे, वो उन्होंने लॉस कर दिए और उनकी फ्रीडम उनसे छिन गई। अब जब उनकी फ्रीडम उनसे छिन गई तो जो यूरोपियंस थे, अब यूरोपियन क्या करते हैं, कॉन्क्वेस्ट करते हैं, अब यहाँ प्रोड्यूस करते हैं अपनी इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमिकल चेंजेस। लेकिन ये जो चेंजेस थे, ये चेंजेस बहुत ज़्यादा पेनफुल थे, क्योंकि इन 1885 के अंदर बिग यूरोपियन जो पावर्स थी, अब वो क्या होती है, इकट्ठा होती हैं कहाँ पर, बर्लिन के अंदर, और ड्रॉप करती हैं क्या, अफ्रीका का मैप। और माना जाता था कि अफ्रीका की सिचुएशन ऐसी थी कि अफ्रीका का मैप आप जब देखोगे तो आपको देखने लगेगा ऐसी लाइनें बनाई गई थी जैसे किसी स्केल का यूज़ करके उसको क्या कर दिया गया हो, उस पर लाइन ड्रॉ कर दी गई हो। इसी के चलते हुए यही यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से जो अफ्रीका है वहाँ पर 1885 के अंदर बिग यूरोपियन पावर इकट्ठा होती है, जो कि बर्लिन में होती है, और वो मैप को डिसाइड कर देती है। माना जाता है कि पहले इन्होंने लाइन ड्रॉ करे, उसके बाद इन्होंने टेरिटरीज डिवाइड की। तो लेट 19 सेंचुरीज के अंदर हमने इस तरह से इसका इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट आता है हमारा रिंडरपेस्ट। अभी रिंडरपेस्ट और द कैटल प्लेग, अब हम देखेंगे था क्या। 1890s के टाइम पर अफ्रीका के अंदर अब फास्ट स्प्रेडिंग होने लगी, किसकी, एक डिसीज़ की। अब ये डिसीज़ जब स्प्रेड होने लगी तो ये क्या थी, एक कैटल प्लेग था, जिसको हम रिंडरपेस्ट भी कहेंगे। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो इसमें अफ्रीका के पास क्या था, अबेंडेंट लैंड, मतलब उसके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा थी, और रिलेटिवली स्मॉल पॉपुलेशन, और कंपैरिजन टू लैंड के पॉपुलेशन बहुत कम थी। अफ्रीकन लाइवलीहुड एंड द पीपल रियरली वर्क फॉर अ वेज, वो काम, जो सैलरी के लिए काम बहुत ही कम किया करते थे, क्योंकि उनके पास ज़मीन ज़्यादा थी और पॉपुलेशन कम थी, और उनके पास खुद के जानवर बहुत ज़्यादा थे। इसी के चलते हुए 19th सेंचुरी के अंदर यूरोपियंस क्या करते हैं, अब अट्रैक्ट होते हैं अफ्रीका की तरफ, किसकी वजह से, रिसोर्सेज ऑफ लैंड एंड मिनरल्स, कि अफ्रीका के पास, उसके पास लैंड भी था, उसके पास मिनरल्स भी था। इसी के चलते हुए जो एम्प्लॉयर यूज़ करते हैं क्या, कई सारे मेथड, किसके लिए, ताकि वो लेबर क्या कर पाएँ, रिक्रूट कर पाएँ। अगर वो लेबर को रिक्रूट कर पाएंगे तो उनको बाहर से लेबर मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के चलते हुए उन्होंने क्या करा, जो अफ्रीकन लोग थे उनके ऊपर हैवी टैक्स को क्या कर दिया, इम्पोज कर दिया, और उनको कहा गया कि आप इसको सिर्फ पे तभी कर पाओगे जब आप काम करोगे। लेकिन काम करने तक चलो सीम ठीक था, लेकिन यहाँ पे एक फैमिली लॉ इंट्रोड्यूस करा दिया गया। वो क्या था कि सिर्फ ओनली वन मेंबर ऑफ अ फैमिली गॉट इनहेरिट लैंड, मतलब जो भी उनके पेरेंट्स की, जो फादर की जो भी लैंड हुआ करता था, उसको सिर्फ फैमिली का एक ही मेंबर लेगा, बाकी को क्या करना पड़ेगा, अदर पुश इनटू लेबर मार्केट, उनको बाकी लेबर मार्केट जाकर काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से नॉट अलाउड टू मोर फ्रीली, और उनकी जो फ्रीडम थी वो भी अब इतनी नहीं रहेगी। लेकिन रिंडरपेस्ट, अभी ध्यान रखना, हमने जो बात करी है 1890s के अंदर, ये फास्टली स्प्रेड हो रही है, लेकिन अब हम देखेंगे रिंडरपेस्ट एक्चुअल में क्या था। 1890s के अंदर तो स्प्रेड हो रही है, और 1880s के अंदर ये पहुंचती है कहाँ पर, अफ्रीका में। अफ्रीका में जब पहुंची तो जो कैटल वो देखने को मिलते थे, कैटल क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि ब्रिटिश क्या थे, एशिया टू फीड द इटालियन सोल्जर्स, इटालियन सोल्जर्स को खिलाया जा रहा था। क्यों खिलाया जा रहा था, क्योंकि वो इन्वेड कर रखा था उन्होंने, किसके ऊपर, एरिट्रिया के ऊपर, जिसके चलते हुए ये ईस्ट अफ्रीका का एक पार्ट था। इसके अलावा यहाँ पर रिंडरपेस्ट ये मूव करता है वेस्ट की तरफ, किस साइड मूव करा, वेस्ट की तरफ। वेस्ट की तरफ ये गया तो ऐसे पहुंचा जैसे कि जंगल में आग, लेकिन वेस्ट की तरफ पहुंचने के बाद ये साउथ में भी आया, तो आप बिल्कुल अफ्रीका का बिल्कुल सर्दर्न पॉइंट देखोगे तो उसको कहते हैं द केप। तो द केप तक जब ये पहुंचा तो पता चलता है कि पूरे यूरोप में अप्रॉक्सीमेट 90% जो कैटल्स है उनको ये ख़त्म कर चुका था। और जब 90% ये कैटल्स को जब ये ख़त्म कर चुका था तो
अब इससे क्या हुआ, लॉस हुआ किसका, कैटल का, डिस्ट्रॉय हो गया अफ्रीकन लाइवलीहुड, कि अफ्रीका की जो लाइवलीहुड थी पूरी तरह से क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। अब यहाँ पे जो प्लांटर्स थे, माइन ऑनर्स थे, अब उन्होंने कॉलोनियल गवर्नमेंट जो कि सक्सेसफुली मोनोपलाइज हो रखी थी, मोनोपलाइज मतलब उन्हीं का ही कंट्रोल था, लेकिन अब कंट्रोल ओवर द स्कार्स रिसोर्सेज के उन रिसोर्सेज पर कंट्रोल करने की बात की जाती है जो कि अवेलेबल नहीं थे। नेक्स्ट आता है हमारा इंडेंजर्ड लेबर। ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। किसके बारे में बात करेंगे, जो माइग्रेट कर रहे थे कहाँ से, इंडिया से। इंडेंजर्ड लेबर था क्या, 19th सेंचुरी के अंदर 100,000 ऑफ इंडियंस और चाइनीज़ ये क्या करते हैं, वर्क करने के लिए कहाँ पे, प्लांटेशन और माइंस के अंदर वर्क करने के लिए काम की तलाश में अलग अलग जगह जाते हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पर रोड एंड रेलवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हुआ करते थे। उन प्रोजेक्ट के अंदर भी इनको जॉब दी जाती थी, ये हायर किए जाते थे, इनका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता था। इनको जब हायर किया जाता तो क्या करा जाता था, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता था। उस कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या था, इनको इंटेंजर्ड कहा क्यों गया है, कहा गया इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। इस कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या था, इनको प्रॉमिस किया जाता था कि आप क्या करोगे, वापस घर जा सकते हो, लेकिन कब, वर्किंग 5 ईयर ऑन देयर प्लांटेशन, कि जब जब आप अपने 5 साल तक, जब तक अपने 5 साल कंप्लीट नहीं कर लोगे अपने मालिक की ज़मीन पर काम करते हुए, उसके बाद आपको यहाँ से भेज दिया जाएगा। ये इंटेंजर्ड लेबर आती कहाँ से थी, इंडिया के अंदर आती थी यूपी से, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद सेंट्रल इंडिया एंड ड्राई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। मनी की अगर बात करें तो मनी क्या है, चेंजेस देखने को मिला है यहाँ पर। किस चीज़ का था, यहाँ पे तमिलनाडु के बाद हमने देखा मैनी चेंजेस आए। मैनी चेंजेस क्या थे यहाँ पे, कॉटेज इंडस्ट्री खत्म, लैंड रेंट बढ़ता गया, अफेक्टेड लाइफ्स पुअर की सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। इसके अलावा डीपली डेप्ट, तो ये बहुत ज़्यादा कर्जे में चले गए। उसके अलावा फोर्स टू माइग्रेट इन द सर्च ऑफ वर्क, कि बाकी जगहों पे जाने के लिए इन्हें फोर्स किया जाने लगा, जिसके चलते हुए इंडियन इंटेंजर्ड लेबर क्या थी, माइग्रेट करती थी कैरिबियन आइलैंड की तरफ और मॉरिशस और फिजी की तरफ। तमिल माइग्रेंट किस साइड जाया करते थे, यहाँ पर सिलोन की तरफ और मलाया की तरफ। यहाँ पे एक रोल आता है, रोल ऑफ एजेंट। ये रोल ऑफ एजेंट था क्या, रोल ऑफ एजेंट, रोल ऑफ एजेंट में देखा जाता है एक पर्सन हुआ करता था, उसको एजेंट बताया जाता था, उसको अपने क्लाइंट को इकट्ठा करने के लिए कमीशन मिलती थी, जिसकी वजह से स्मॉल कमीशन की वजह से वो क्या करता था, लोगों को गलत गलत इन्फॉर्मेशन दिया करता था, उनको गलत गलत एडवाइस दिया जाता था, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर पाए। जब टेरिटरी को एक्सपेंड करने की वाली बात आई तो पता चलता है कि यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी ऑपोजिट थी, जिसकी वजह से अब ये जो होते थे ये जाना कैसे है ये भी गलत बताते, जाना कहाँ है ये भी गलत बताते, कितने दिन के लिए जाना है ये भी गलत बताया करते थे, जिसके चलते हुए अब लोगों ने क्या करा, इस सिस्टम को ही न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी का नाम दे दिया कि कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये तो एक स्लेवरी है। ये क्या है, एक स्लेवरी है। इसी के चलते हुए मैनी ऑफ देम, इनमें से बहुत ज़्यादा भक्के तो जंगलों की तरफ चले जाते हैं, लेकिन जब वो पकड़े जाते तो उनको पनिशमेंट दी जाती। इसी तरह से हम यहाँ पे इंडिविजुअल और जो कलेक्टिव आइडेंटिटीज आने लगी और यहाँ पे कल्चर अब मिक्स होने लगा। जब कल्चर मिक्स होगा तो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दिया गया ट्रिनिडाड का। अब ट्रिनिडाड क्या है, यहाँ पर एक कैरिबियन आइलैंड का एक पार्ट है, जिसमें यहाँ पर एक मुहर्रम की बात बताई गई है। मुहर्रम को ये क्या कहे, होसाया कहा गया है। क्या कहा गया है, होसाया कहा गया है, जिसकी वजह से ऑल रेसेस आर रिलीजियस जॉइन। इस मूवमेंट को, इस मुहर्रम को क्या कर सकती थी, ठीक है, होसाया को क्या कर सकती थी, सभी के सभी धार्मिक और जाति के लोग इसमें इकट्ठा हो सकते थे। इस टाइम पर क्या होता था, यहाँ पर एक चटनी म्यूजिक हुआ करता था जो कि पॉपुलर था कहाँ पर, ट्रिनिडाड और गुआना में, जिसके चलते हुए मोस्ट इंटेंचर्ड वर्कर्स की, ज़्यादातर अगर इंटेंचर्ड वर्कर्स की अगर बात करें तो ये क्या करते हैं, स्टे करते थे कहाँ पर, मोस्ट इंटेंचर्ड लेबर जो वर्क किया करते थे और वहीं पर वो स्टे करते थे। लेकिन जैसे उनका टाइम पीरियड पूरा हो जाया करता था 5 साल, वो थोड़े दिनों के लिए अपने घर जाया करते थे, लेकिन बाद में वो दोबारा आफ्टर देयर कॉन्ट्रैक्ट एंडेड के बाद वो दोबारा यहाँ पर आ जाया करते थे। 1900 के अंदर, बेसिकली 19s के अंदर इंडिया ने के कुछ नेशनलिस्ट थे, उन्होंने अपोज करा इस सिस्टम के अगेंस्ट, और वो 1921 के अंदर ये लॉ जो था वो पूरी तरह से इम्पोज कर दिया गया।
लेकिन वहाँ पे जो लोग हुआ करते थे इनको बुलाया क्या जाता था, इनको बुलाया जाता था कुली। क्या बुलाया जाता था? कुली कहा जाता था। अब यहाँ पे इंडियन एंटरप्रेन्योर अब्रॉड की बात आती है। अब फाइनेंशियल जो एक्सपोर्ट हुआ करता था वो एग्रीकल्चर इन द सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया की तरफ ये ट्रेड किए जाते थे। लेकिन ये काम क्या करते थे, ये जो एंटरप्रेन्योर मतलब इन्वेस्ट किया करते थे, या तो खुद का अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे या फिर अपना फंड इनके पास नहीं है तो यूरोप के पास जाएंगे और यूरोप से क्या करेंगे, कर्जा लेते थे। इंडियन ट्रेडर्स, मनी लैंडर्स। अब इंडियन ट्रेडर्स क्या थे? इंडियन ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स ये ऑल्सो फॉलो करते थे यूरोपियन कॉलोनाइजेशन को। बेसिकली जो यूरोप की जो कॉलोनाइजिंग हुआ करती थी उसको यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फॉलो किया करते थे। ये कहाँ की बात हो रही है? अफ्रीका की बात हो रही है। 1816 के अंदर ये क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं इम्पोरिया एट द बिजी पोर्ट, जिसकी वजह से सेल करते हैं लोकल और इम्पॉर्टेंट गुड्स को। अब यहाँ पे इंडिया की बात आती है। इंडियन ट्रेड, कॉलोनाइजेशन एंड द ग्लोबल सिस्टम। इंडिया के अंदर देखें तो फाइन कॉटन को प्रोड्यूस किया जाता था और उसको एक्सपोर्ट भी किया जाता था। ब्रिटिश कॉटन ने क्या करा, मैन्युफैक्चर करने के चक्कर में उसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मतलब इंडिया यहाँ से एक्सपोर्ट करता था और वो लोग वहाँ से इम्पोर्ट करा लिया करते थे, जिसके चलते अब यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जिसमें कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने प्रेशराइज करना शुरू करा गवर्नमेंट को, ताकि वो क्या करे, इम्पोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दे। अब प्रोटेक्ट जब करा गया तो भैया इंडस्ट्रीज का बात को रोका भी जाएगा, क्योंकि इंडियन कॉटन बिगिन टू डिक्लाइन। अब धीरे धीरे इंडियन कॉटन क्या होने लगा, डाउन जाने लगा। अब एक्सपोर्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर डिक्लाइन रैपिडली, जिसकी वजह से जो एक्सपोर्ट होता था मैन्युफैक्चर का वो धीरे धीरे गिरने लगा। एक्सपोर्ट होने लगा, रॉ मटेरियल इंक्रीज इक्वली फास्ट, तो जिसकी वजह से अब यहाँ पर रॉ मतलब फाइन गुड्स तो घट रहा है लेकिन रॉ मटेरियल इंक्रीज हो रहा है। अब इसके अलावा इंडिगो अनदर इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट होगा, तो क्योंकि उससे कलर को क्या किया जाता था, कपड़ों को डाई किया जाता था। ब्रिटेन ग्रो ओपीएम इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट इन द चाइना। इंडिया के अंदर ग्रो किया जा रहा है और वहीं पर चाइना के अंदर उसको। इसी के चलते हुए ब्रिटेन हैड अ ट्रेड सरप्लस। जब ब्रिटेन के अंदर ब्रिटेन के पास जब यहाँ पे सरप्लस आ गया, तो सरप्लस आने के बाद यहाँ पर इंडिया के अंदर इसको क्या नाम दिया गया, होम चार्जेस कहा गया। होम चार्जेस के अंदर ब्रिटिश जो ऑफिशियल हुआ करते थे ट्रेडर्स, अब वो करते क्या थे, उनको कहा जाता था जो ब्रिटिश ऑफिशियल या ट्रेडर्स जो रह चुके उनके क्या करना पड़ेगा, हमें उनको पेमेंट देनी पड़ेगी। और जो पहले के जो ओल्डर जो हमारे क्या थे, ऑफिसर्स थे, अब उनको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पेंशन देनी पड़ेगी। तो जिसके चलते हुए यहाँ पे अलग अलग क्या था, सिस्टम था। तो ये था हमारा चैप्टर जिसमें हमने यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 यहाँ पे कवर करी है। कोशिश करते हैं कि हम यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 जल्दी ही कवर करेंगे, लेकिन जितना आपने करा है अभी तक उसको आप अच्छे से रिवाइज करिए। फिर हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए धन्यवाद।